नमस्कार। आज हम इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे। इतिहास विषय का पहला अध्याय भारतीय उपमहाद्वीप और इतिहास। तो चलते हैं, इस पहले अध्याय के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण बातों का हम अध्ययन करते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं: इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताएं, दूसरा है भारत की भौगोलिक विशेषताएं, और तीसरा है भारतीय उपमहाद्वीप। इन तीनों मुद्दों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, या इस पहले अध्याय के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो पहला मुद्दा है, इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताएं। इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताएं जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इतिहास किसे कहते हैं या इतिहास क्या है। तो यहाँ पर देखिए सभी लोग, मानवीय संस्कृति की विकास में घटित सभी प्रकार की भूतकालीन घटनाओं के क्रमबद्ध तथ्यों के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, मानवीय संस्कृति की विकास में घटित सभी प्रकार की भूतकालीन घटनाओं के क्रमबद्ध तथ्यों के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इस जो इतिहास की परिभाषा है, इसके बारे में समझते हैं। मानवीय संस्कृति के विकास में, मानवीय संस्कृति के विकास में कहने का मतलब है, जब मानव की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर हुई, उस समय मानव को किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं था। यहाँ तक कि मानव 4 पैर से चलता था, चलने भी नहीं आता था। धीरे धीरे फिर जब मानव को भूख लगती थी, तो जब आसपास जो भी चीज़ें पड़ी रहती थी उसको वह खाता था। जो स्वाद में चीज़ें खाने में स्वाद में अच्छी लगती थी, उस चीज़ का सेवन या उस पदार्थ का सेवन मानव बार बार करने लगा, यानी अपने भोजन में उसका समावेश करने लगा। जो चीज़ें अच्छी नहीं लगी उसका वह सेवन करना छोड़ दिया। इसके बाद धीरे धीरे समय बीता। जैसे कि आप जानते हो, ये साल भर में ऋतुएं बदलती रहती हैं। ठंडी की ऋतु हुई, गर्मी की ऋतु आया तो वर्षा की ऋतु हुई। जब इन ऋतुओं में वह मानव ने देखा कि कुछ टाइम के बाद ऋतुएं बदली, जब उनको सर्दी का मौसम, उनको सर्दी लगी, तो मानव क्या किया उस समय कि वह कहीं ऐसी जगह पर गया जहाँ पर उसको हवा कम लगती थी। हवा कम लगी तो उनको क्या हुआ, थोड़ा गर्मी का एहसास हुआ। तो उनको यह ज्ञान हुआ कि भाई जब ठंडी लगती है तो ऐसे जगह पर जाए जहाँ पर हवा न लगे। और उसके बाद जो भी चीज़ें, जैसे वृक्षों की छाल हुई या वृक्षों के पत्ते हुए, उसको अपने शरीर को वह ढका, तो उसको लगा कि भाई इससे गर्मी मिलती है। उसके बाद जब गर्मी का मौसम आया, तो गर्मी के मौसम के लिए उन्होंने देखा, महसूस किया कि खुले आसमान में वृक्षों के नीचे छाए में जाकर तो हवा लेने से उनको गर्मी से राहत मिली। इस प्रकार मानव गर्मी से बचने के लिए वृक्षों के छांव में रहने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे मनुष्य को ज्ञान होता गया। आगे देखते हैं हम। उसके बाद धीरे धीरे मानव को खाने पीने की चीज़ों को अपने भोजन में समावेश करता गया, और धीरे धीरे उसका जीवन आगे बढ़ता गया। मानव को धीरे धीरे ज्ञान होता गया, और इस प्रकार से इतिहास का निर्माण हुआ। अब हम देखते हैं इतिहास का निर्माण। प्राचीन काल से ही मानव उसके आसपास के परिसर के बीच में घनिष्ठ संबंध रहा है। मानव प्राचीन काल में मानव कहाँ पर रहा? जहाँ पर मानव को जीवन जीने के लिए अधिक समस्याओं का सामना न करना पड़ा। जैसे जहाँ पर मानव को रहने के लिए जलवायु अच्छी मिली, न तो अधिक गर्मी ही, न तो अधिक सर्दी ही, न तो अधिक बरसात ही। उन जगहों पर ऐसी जो जगह थे जहाँ पर उनको मौसम सौम्य मिला, न तो अधिक गर्मी न तो अधिक सर्दी, उन जगहों पर मानव ने अपना निवास बनाया और वहाँ पर अपना घर बनाया। तो इस प्रकार से मानव का परिसर के साथ में या जलवायु के साथ में बहुत प्राचीन काल से संबंध रहा है। आगे देखते हैं। प्राचीन काल के मानव की जीवन शैली आज जैसी नहीं थी। आज की स्थिति ऐसी है कि हमें अनेकों प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं,
बहुत अधिक गर्मी लगती है तो हम पंखा चालू कर लेते हैं, एसी चालू कर लेते हैं, लेकिन ये सारी सुविधाएं प्राचीन काल में नहीं थी। आज अनेकों प्रकार की सुविधाएं, हमें एक दूसरे जगह पर जाने के लिए हम अनेक प्रकार के यातायात के साधनों का इस्तेमाल करते हैं, काम करने के लिए अनेक प्रकार के उपकरणों का या हथियारों का या तो मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सारी सुविधाएं जो आज है यह प्राचीन समय में नहीं थी। प्राचीन काल में ही संस्कृति का निर्माण हुआ। मनुष्य या आदि मानव जैसे जैसे उसका जीवन बीतता गया, उसको धीरे धीरे ज्ञान होता गया। आग का आविष्कार हुआ तो जो पहले मनुष्य जिन चीज़ों को कच्चे खाता था, धीरे धीरे उनको पकाकर या भूनकर खाने लगा। मनुष्य खेती करने लगा और धीरे धीरे उनको ज्ञान हुआ तो समाज में घर बनाकर रहने लगे। एक घर बने, दो घर बने, इस प्रकार से मनुष्य समूह में रहने लगा और धीरे धीरे संस्कृति का विकास हुआ। आगे देखते हैं। आगे इतिहास के 4 आधार स्तंभ। यदि इतिहास विषय को पढ़ना है तो इतिहास विषय के जो 4 आधार स्तंभ है, स्थान, काल, व्यक्ति और समाज, ये इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से किसी बड़ी इमारत को खड़ा करने के लिए उनके आधार मजबूत करने पड़ते हैं, उसी तरह से इतिहास विषय को पढ़ने के लिए इतिहास विषय के ये 4 जो आधार स्तंभ हैं, इनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए चलते हैं पहले आधार स्तंभ की तरफ, स्थान की तरफ। स्थान से संबंध भौगोलिक स्थिति से है, यानी जहाँ की जमीन अधिक उपजाऊ है, जहाँ का जलवायु सौम्य है, जहाँ पर मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए सारी सुविधाएं जैसे रोटी की यानी भोजन की, घर मकान की और सुरक्षा की भावना या तो सुरक्षा अधिक महसूस होती थी या तो सुरक्षा उनको महसूस होती थी, वहाँ पर वह अधिक रहता था। पहला आवास की दृष्टि से, आवास यानी उस जगह पर मनुष्य ने पहले अपने घर बनाए। आज भी वही है, जहाँ पर हमें जलवायु अच्छी मिलती है वहाँ पर हम रहने का प्रयास करते हैं या अपना घर बनाते हैं। ठीक इसी तरह से प्राचीन काल का मानव भी जिस प्रदेश की जलवायु अच्छी थी, सौम्य थी, वहाँ पर उन्होंने अपने आवास बनाए, अपने घर बनाए और उस जगह पे घर बनाए जहाँ पर उनको भोजन के लिए कठिन अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता था और इसके साथ ही साथ उस जगह पर उनके जान की भी हिफाजत हो। इन तीनों चीज़ें जहाँ पर मनुष्य को आसानी से या सुगमता से प्राप्त होती थी, उस स्थान पर मनुष्य अपने घर बनाए और धीरे धीरे एक घर बनाए, 2 घर बनाए, 4 घर बनाए और धीरे धीरे ऐसे ही एक कुनबा विकसित हुआ, फिर गांव बना, फिर बाजार बना, फिर धीरे धीरे चलकर शहर बना। आज यही जो गांव थे प्रारंभ के, आज यही महानगर के रूप में विकसित हुए हैं। आगे हम करते हैं प्रदेशों के जनजीवन में पाए जाने वाला अंतर। इस पृथ्वी पर सभी प्रदेश एक जैसे नहीं है, सभी स्थान एक जैसे नहीं है। कहीं पर मनुष्य को जीवन जीने के लिए कम संघर्ष करना पड़ता है और बहुत से जगह इस पृथ्वी पर ऐसे हैं जहाँ पर जीवन जीने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। जैसे जो हमारे पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर साल के 12 महीने बर्फ जमी रहती है, वहाँ पर जीवन जीना संभव नहीं है। आज तक इन जगहों पर मनुष्य के आवास नहीं बन पाए हैं। इसके अलावा जैसे रेगिस्तानी प्रदेश है, यहाँ पर मनुष्य बहुत ही कम मात्रा में अपने निवास स्थान बनाते हैं या मानव जनजीवन बहुत ही कम पाया जाता है। उसकी अपेक्षा जहाँ जो मैदानी प्रदेश है, जहाँ पर उपजाऊ भूमि है, वहाँ पर मानव जीवन अधिक विकसित होता है। वहाँ पर मानव समूह बनाकर यानी अधिक जनसंख्या में निवास करता है। ऐसे ही पर्वतीय प्रदेश के लोगों का जनजीवन और मैदानी प्रदेश के लोगों के जनजीवन में क्या क्या अंतर पाया जाता है, यह हमने यहाँ इस तालिका के माध्यम से हम समझेंगे। पहला अंतर है पर्वतीय प्रदेश
के लोगों को जीवन यापन करने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है। पर्वतीय प्रदेश के लोगों को जीवन यापन करने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है। क्यों अधिक परिश्रम करना पड़ता है? क्योंकि वहाँ पर अधिक समतल जमीन नहीं है और वहाँ पर खेती के लिए पर्वतीय प्रदेश के लोगों में उपजाऊ जमीन का क्षेत्र कम है। मतलब वहाँ पर खेती करने के लिए ज़मीन बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होती है। इसके अलावा भोजन के लिए लोगों को शिकार और जंगलों में उपलब्ध पदार्थों पर निर्भर रहना पड़ता है। पर्वतीय प्रदेश में जिन जिन मानवों का अधिवास है या जो जो मन रहते हैं वे लोग अपने जीवन के लिए या भोजन के लिए जंगलों में जो पशु हैं पक्षी हैं उनका शिकार करके अपने भोजन को प्राप्त करते हैं या फिर जंगलों में जो फल फूल है उससे अपने भोजन प्राप्त करते हैं। आगे मैदानी प्रदेश के लोगों का जनजीवन। प्राचीन काल में ये मैदानी प्रदेश के लोगों का जनजीवन थोड़ा पर्वतीय प्रदेश के लोगों के जनजीवन से आसान था, कम संघर्षपूर्ण था और आज भी ऐसा ही है। मैदानी प्रदेश के लोगों को जीवन यापन करने के लिए कम परिश्रम करना पड़ता है। मैदानी प्रदेश में जो लोग रहते हैं या जो जनसंख्या पाई जाती है उनको अपना जीवन यापन करने के लिए पर्वतीय प्रदेश के लोगों की अपेक्षा कम परिश्रम करना पड़ता है। मैदानी प्रदेश में उपजाऊ जमीन का क्षेत्र अधिक होता है, पर्वतीय प्रदेश में उपजाऊ जमीन का क्षेत्र कम होता है और मैदानी प्रदेश के प्रदेशों में उपजाऊ जमीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस प्रकार के वहाँ के लोग खेती कार्य कर कर, पशुपालन कर कर और दूसरे व्यवसाय कर कर अपने जीवन को पर्वतीय प्रदेश के लोगों की अपेक्षा अधिक सुगम बनाते हैं। मैदानी प्रदेशों में उपजाऊ भूमि होने के कारण खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। पर्वतीय प्रदेश के लोगों को भोजन के लिए जंगल में पाए जाने वाले पशु पक्षियों पर और जंगल में पाए जाने वाले वृक्षों के फल फूल पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन मैदानी प्रदेश में लोगों को भूमि पर खेती करके खाद्यान्न अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। ये थे पर्वतीय प्रदेश के लोगों के जनजीवन में और मैदानी प्रदेश के लोगों के जनजीवन में अंतर। अब हम आगे चलते हैं। भौगोलिक परिस्थितियां और मानव जीवन, इसमें कुछ मुद्दे हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे प्रदेश की जलवायु, वर्षा, खेती की उपज, वनस्पतियां और प्राणियों में विविधता आदि हमारे जीने के साधन हैं। हमारे जीने के साधन है, यहाँ पे लिखा है कि हमारे जीने के साधन हैं। कैसे साधन है? प्रदेश की जलवायु, यदि जिस प्रदेश की जलवायु सौम्य है वहाँ पर हमें जीने के लिए प्रकृति से अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि टुंड्रा प्रदेश में या तो जहाँ पे बर्फबारी होती है, जैसे कि हमारे देश का जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। ठंडी के महीने में जम्मू कश्मीर के उत्तरी भागों में बहुत अधिक बर्फबारी होती है, तो वहाँ पे उस समय में वहाँ की जो जलवायु है लोगों को जीने के लिए बहुत ही मुश्किल में डाल देती है। यहाँ तक कि जो नलों के पानी हैं वह भी बर्फ़ के रूप में जम जाते हैं। जो झीलें हैं, झीले के ऊपर का पानी बर्फ़ के मोटी लेयर के रूप में जम जाता है। इस प्रकार जलवायु सौम्य होनी चाहिए हमारे जीने के लिए। उसका वर्षा से संबंधित, वर्षा एकदम कम होती है, बहुत ही कम मात्रा में होती है, तो भी वह हमारे लिए नुकसानदेह है, हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न करती हैं। और जब वर्षा बहुत अधिक होती है तो भी वह हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार वर्षा न तो अधिक न तो कम, एकदम सामान्य स्थिति में जहाँ पर जिस प्रदेश में होती है वह प्रदेश हमारे जीवन जीने के लिए सुगम माना जाता है। खेती की उपज यानी जहाँ जिस प्रदेश की जलवायु सौम्य है, जहाँ पर वर्षा मध्यम में होती है, खेती की उपज यानी ये तीनों चीज़ें हैं जहाँ जिस प्रदेश में अच्छी होती हैं, मतलब उपजाऊ भूमि है, जलवायु अच्छी है और वर्षा अच्छी हो रही है, और उपजाऊ भूमि है तो खेती में उपज भी अच्छी होगी। और वनस्पतियाँ, जब एक जलवायु अच्छी है, वर्षा अच्छी हो रही है और उपजाऊ भूमि है तो वहाँ पर वनस्पतियाँ भी अधिक मात्रा में उगेंगी, और जब वनस्पतियाँ अधिक मात्रा में उगेंगी तो वहाँ पर अनेक प्रकार के प्राणियों का भी निवास
होगा। ये सारी चीज़ें हमारे जीने के साधन हैं। जहाँ पर ये सारी चीज़ें अधिक मात्रा में मिलती हैं वहाँ पर मानव जीवन अधिक अच्छे से विकसित होता है, मतलब मानव अधिक संख्या में समूह बनाकर रहता है। जहाँ ये साधन अधिक मात्रा में होते हैं वहाँ मानव समाज दीर्घ काल तक बस्ती बनाकर रहता है। इन्हीं साधनों के आधार पर मानव की जीवन शैली और संस्कृति विकसित होती है। अभी हमने इस स्थान के बारे में पढ़ा, अब हम थोड़ा सा काल की तरफ आप ध्यान दीजिए। जब प्राचीन काल में मानव को किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था तब वह किसी प्रकार का वह काम करता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, काल बीतता गया, वैसे वैसे मानव को बुद्धि विवेक होता गया, मानव की दिनचर्या बदलती गई, मानव के रहन सहन, मानव के क्रियाकलाप सब बदलते गए और धीरे धीरे मानव आज इस स्थिति में आ गया है। यानी काल धीरे धीरे बदले तो मानव के अंदर ज्ञान हुआ और मानव के अंदर बुद्धि और विवेक हुआ और इस प्रकार से मानव समूह बनाकर रहने लगा और धीरे धीरे संस्कृति का निर्माण हुआ और समाज में अनेक प्रकार के संस्कृतियों का विकास हुआ। उसके बाद पर्यावरण ह्रास, प्राकृतिक आपदा, आक्रमण तथा अन्य कारणों से लोगों को स्थलांतर करना पड़ा। गांव नगर उजड़ जाते थे। पर्यावरण ह्रास, जो इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर बड़े बड़े रेगिस्तानी प्रदेश है, उनके बगल की जो उपजाऊ भूमि है, हवा के माध्यम से रेगिस्तानी प्रदेश का जो रेती है या बालू है वो हवा के माध्यम से उपजाऊ भूमि के ऊपर धीरे धीरे जाकर जमा होता जाता है, हो रहा है। और इस प्रकार वहाँ के जो लोग हैं रेगिस्तान का विस्तार होने से अपने निवास स्थान को बदलकर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा, ऐसी पृथ्वी पर बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं, अकाल या फिर बाढ़ बार बार और बड़ी मात्रा में आते हैं, विनाशकारी मात्रा में आते हैं। धीरे धीरे वहाँ के लोग भी अब पलायन कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। और इसके आगे आक्रमण, आज की स्थिति ऐसी है कि विश्व में कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर प्रतिदिन गोलाबारी और पुलिस के बीच और आतंकवादियों के बीच आक्रमण हो रहे हैं। वहाँ के गांव उजड़ गए हैं, वहाँ के शहर उजड़ गए हैं, बिल्डिंगें धराशायी हो गई है। इस स्थिति में वहाँ के लोग उस अपने निवास को छोड़कर दूसरे जगहों पर चले गए हैं। इसके अलावा अन्य बहुत से कारण हैं जिसके कारण से लोग अपने निवास स्थान को बदलते हैं और दूसरी जगहों पर जाकर निवास स्थान अपना बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने यह पढ़ा कि इतिहास किसे कहते हैं और इतिहास के 4 आधार स्तंभ में स्थान पढ़ा हमने, काल पढ़ा और व्यक्ति किस प्रकार से समूह बनाकर रहा और उसके बाद व्यक्ति समाज का निर्माण किस प्रकार से किया और संस्कृति का निर्माण किस प्रकार से हुआ। इस वीडियो में हमने यह पढ़ा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।